हम सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, हमें विचारधारा की लड़ाई लड़नी है। 30-40 साल पहले से ये लड़ाई शुरू होनी चाहिए थी, पर शुरुआत हुई है। 10 साल अन्याय काल जो 2014-2024 के बीच में हम भुगत रहे हैं, जनता भुगत रही है, हमारा देश भुगत रहा है। अभी वक्त आ गया है बदलाव का। वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वो रणनीति नहीं अपनाई, वो तरीके नहीं अपनाए जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री की नीयत और नीति के बारे में भी बात कर रहे हैं, उनकी नीयत साफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जो अंतिम संस्कार है ना, कई लोगों ने किया है, कई बार हो चुका है, पर चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, चुनाव हारते हैं, चुनाव जीतते हैं, पर कांग्रेस पार्टी चलती रहती है। हाथ बदलेगा हालात, तो क्या हाथ के हालात बदलने वाले हैं, देश के हालात बदलने वाले हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि 10 साल अन्याय काल जो 2014-2024 के बीच में हम भुगत रहे हैं, जनता भुगत रही है, हमारा देश भुगत रहा है। अभी वक्त आ गया है बदलाव का। 2003 में भी ऐसे ही हालात थे, 2004 में चुनाव हुए, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, इंडिया शाइनिंग था, हम लोग उत्तर भारत के 3 महत्वपूर्ण चुनाव हार गए थे, प्रचंड बहुमत से हम हार गए थे। पर हमें 2004 में मई 2004 में हमने सरकार बनाई, यूपीए सरकार बनी, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप पर उभर कर आई। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो 10 साल अन्याय काल का अनुभव रहा है, देश, हमारे किसान, हमारे नौजवान, हमारे महिलाएं, हमारे किसान, सभी वर्ग त्रस्त हैं, परेशान हैं, और बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए वो वोट करेंगे। कुछ नंबर भी आप लोग कुछ सोच रहे हैं क्या? इंडिया ब्लॉक किस तरीका? नहीं, हमें तो 272 तो मिलना है ना, 272 मिलना है सरकार बनाने के लिए। हमें पूरा विश्वास है कि इंडिया जनबंधन को बहुमत मिलेगा और हम सरकार बनाने की स्थिति में रहेंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि 10 साल में हमारे युवा बेरोजगारी देखिए, महंगाई देखिए, आर्थिक विषमताएं देखिए, सामाजिक ध्रुवीकरण देखिए, राजनीतिक तानाशाही देखिए, देश देख रहा है। ये बिल्कुल 10 साल का नाटक, 10 साल का ड्रामा। लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं और छुटकारा चाहते हैं। सर, आपने 2003, 2004 का, 2023 और 24 का भी आपसे सवाल बिल्कुल है, क्योंकि 2003 और 4 के भी आप साक्षी थे और 2019-24 के भी आप साक्षी थे। 2003 और 4 में एक डिफरेंस और 2023-24 में एक डिफरेंस इस बात का दिखता है कि उस वक्त मिसेस गांधी जो है, उन्होंने कांग्रेस को कमांड कर रही थी, कांग्रेस को लीड कर रही थी और रीच आउट कर रहे थे आप पॉलिटिकल पार्टीज को, जो आपकी कहीं लाइक माइंडेड पार्टीज का जो शब्द होता है, उनका मायावती के घर चले जाना, उनका हर एक पार्टी से खुद बात करना, उनको चीज़ें कर को साधना, वो काम आया। तो 2004 में आपका वो निकला। 2024 में आपको लगा इस तरीके से आप कर नहीं, हमने किया है, पर मैं बिल्कुल दोनों स्थिति एक समान नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वो रणनीति नहीं अपनाई, वो तरीके नहीं अपनाए जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपना रहे हैं। उत्पीड़न की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, विपक्ष पार्टियों को निशाना बनाना, मुख्यमंत्रियों को जेल में भेजना, मंत्रियों के खिलाफ जांच एजेंसी करवाना, अपने राजनीतिक जो पॉलिटिकल राइवल्स हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, उनके खाते बंद करना, उनको आर्थिक रूप से अपंग करने की प्रयास करना, ये सब वाजपेयी जी ने नहीं किया। जो आज हो रहा है, जो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से जो रणनीति प्रधानमंत्री और उनके गृहमंत्री ने अपनाया है, प्रतिशोध, उत्पीड़न, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, धमकी देना, पार्टियों को धमकी देना, सुप्रीम कोर्ट को धमकी देना, मीडिया को धमकी देना, सारी संस्थाओं को, जो निष्पक्ष संस्था है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो निष्पक्ष होने चाहिए, उनको धमकी देना, तो उन पर काबू पाना, ये वाजपेयी जी के ज़माने में नहीं हुआ था। ये हो रहा है, तो इसका हमें मुकाबला करना पड़ रहा है। चुनौतियां बहुत हैं, हमारी पार्टी के सामने चुनौतियां बड़ी हैं।
हमारे खाते बंद किए गए हैं, 1800 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स हमें नोटिस आया है, और रोज कुछ ना कुछ हम देख रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री गिरफ्तार हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री गिरफ्तार हैं, हमारे कर्नाटक के नेता के खिलाफ जांच एजेंसियां पड़ी हुई हैं। वो ऐसा राजनीति मैंने कभी नहीं देखा है। ये मानसिकता जो हम देख रहे हैं आज भी मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन रणनीति में आप लोगों की उसी रणनीति पे चल रहे हैं 2003 में थी, जहां पे सोनिया गांधी चलकर बीएसपी की प्रमुख मायावती के नहीं, हम देखिए जून से लेकर हम इंडिया जनबंधन के प्रयास में थे। खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी सब लगे हुए थे, और सिर्फ दो ही पार्टियां हैं, एक तो नीतीश कुमार जी पलटी कर गए और दूसरे आरएलडी छोड़कर चला गया। पर आरएलडी तो असली आरएलडी नहीं था, जो असली आरएलडी है हमारे साथ ही है। तो हमने पूरी कोशिश की, पटना में, मुंबई में, बेंगलुरु में, दिल्ली में, और अभी 17 मार्च को हमने शिवाजी पार्क में 26 पार्टियों की महारैली हुई, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समाप्ति के बाद सारी इंडिया जनबंधन की पार्टियां मुंबई आई। और कल जो 31 मार्च है, इस वित्तीय साल का आखिरी दिन है, रामलीला मैदान में सभी पार्टियां मौजूद होंगी, और लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ नारा को लेकर एक महारैली का आयोजन किया गया है। तो एकजुटता है, हम एकजुट हैं। हम ठीक है, एक दो पार्टियों के साथ हमारा सीट शेयरिंग समझौता नहीं हो पाया है, तृणमूल के साथ हम नहीं पाए, पर तृणमूल भी कल मौजूद होगी। तृणमूल तो इंडिया जनबंधन का एक अंग है, बट सीट शेयरिंग नहीं है, पर विचारधारा का जनबंधन है। सीट शेयरिंग का जनबंधन अलग होता है, विचारधारा का जनबंधन अलग होता है। प्रोग्राम चुनाव के पहले नहीं करते। यूपीए के ज़माने में भी मैं आपको याद दिला दूं, 2004 का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था वो सरकार बनने के बाद बना। सरकार बनने के बाद बना। 27 हमारी सरकार बनी 21 मार्च 22 मई 2004 को, और 6-7 दिन बाद हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रिलीज किया गया। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पहले नहीं करते, पर हमने हमारी 5 न्याय, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय राहुल जी ने, खड़गे जी ने देश के सामने 5 न्याय 25 गारंटी का कार्यक्रम रखा है। और अप्रैल 3 तारीख से कांग्रेस पार्टी घर घर गारंटी कार्यक्रम शुरू कर रही है। हम करीब 8 करोड़ परिवारों तक गारंटी कार्ड पहुंचाएंगे। किसान न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय को लेकर हर न्याय के संदर्भ में हमने 5-5 गारंटी दी हैं, यानी कि 5/25 गारंटियां हैं। तो यही तो हमारी रणनीति है, एक सकारात्मक रणनीति है। एक तरफ हम पूछ रहे हैं मेरे विकास का 2 हिस्सा, पिछले 10 साल में क्या हुआ। 2004 में हमने यही सवाल तो पूछा था ना, आम आदमी को क्या मिला इंडिया शाइनिंग से। तो अभी हम 2024 में पूछ रहे हैं इंडिया राइजिंग से मेरे विकास का हिसाब। तो वो सवाल हम पूछ रहे हैं, पर उसके साथ साथ हम एक सकारात्मक एजेंडा भी पेश कर रहे हैं किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, वंचित वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए। और ये 3 तारीख से घर घर गारंटी का कार्यक्रम शुरू होगा, और 5 तारीख को हमारा घोषणा पत्र, जो हम न्याय पत्र कह रहे हैं, उसको भी हम रिलीज कर रहे हैं 5 तारीख को। उसके बाद का क्या कार्यक्रम रहेगा? रैली? हमारे नेता जाएंगे, प्रचार में लग जाएंगे। हर एक राज्य में चुनाव हमें लड़ना है, पर जिस तरीके से हर प्रयास किया जा रहा है, हम हमेशा गर्व से कहते हैं फ्री और फेयर इलेक्शन, पर मुझे तो दिखता है ये अनफ्री और अनफेयर इलेक्शन हो रहा है। देखिए 10 महीने हो गए हमें चुनाव आयोग ने टाइम नहीं दिया। हम वीवीपैट के मुद्दे को लेकर हम मांग कर रहे थे, ठीक है, ईवीएम का आप उपयोग कीजिए, इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है, बाकी देशों में नहीं हो रहा है, हमारे देश में होना है, ठीक है, पर ईवीएम के साथ साथ 100% वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल तो कराइए। उसके लिए तो हमें टाइम ही नहीं मिला, मिलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। और जिस तरीके से सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, ये तो चुनावी हथियार बन गए हैं बीजेपी के हाथ में, प्रधानमंत्री के हाथ में। और अभी सुप्रीम कोर्ट को भी धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा कर रहा हूं, सुरक्षा के नाम पर सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अनफेयर इलेक्शन, ये एक दुष्ट, ये नकारात्मक नहीं, मैं यही कहूंगा, ये दुष्ट मानसिकता है।
ऐसे में अपोजिशन के पास इलेक्शन बॉयकॉट का भी कोई ऑप्शन आप नहीं, बॉयकॉट विकॉट हम सिर्फ एंकर और चैनल को बॉयकॉट करते हैं। इलेक्शन को बॉयकॉट करने की कोई बात नहीं हो रही है। हम चुनाव में भाग लेंगे और हमें कोई डराएगा नहीं। हम पीछे हट नहीं रहे। हम नोटिसें आते रहेंगी, 6-7 नोटिस आए हैं। 1800 करोड़ रुपया हमसे मांगा गया है। हमसे 200 या 300 करोड़ छीना भी गया है हमारे खाते। जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, जनता ने हमारे खाते में हमको कंट्रीब्यूट दिया है, डोनेशन दिया है। तो हम पीछे हटेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। हम चुनाव लड़ेंगे, पर हम जानते हैं क्या प्रयास हो रहा है, क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। काउंटर कैसे करेंगे सर? जनता के बीच में जाकर ही काउंटर करना है ना, और क्या तरीका है? हम लोकतंत्र में हैं। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। जनता के बीच में जाएंगे, जनता को उजागर करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के समय राहुल जी ने इन मुद्दों को उठाया था। अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुआ है, 63 दिन लगे थे मणिपुर से लेकर मुंबई तक। न्याय यात्रा के दौरान, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान इन्होंने ये बातें रखी जनता के सामने। तो हम करते रहेंगे, प्रचार करना ही है। लेकिन सर बहुत सारी चीज़ें, जैसे राहुल गांधी ने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने कही थी कि हमारे पास प्लेन तो क्या, हमारे पास ट्रेन की टिकट खरीदने के भी जो है पैसा इस तरह नहीं है, इतने रिसोर्सेस नहीं है। ऐसे में आप लोग कैसे? नहीं, रोज उत्पीड़न हो रहा है, रोज प्रतिशोध की राजनीति का प्रदर्शन मिल रहा है, रोज उत्पीड़न की राजनीति का हमें अनुभव मिल रहा है। ठीक है, राहुल जी ने कहा है, पर कोई ना कोई हम रास्ता ढूंढ निकालेंगे। हमारे कोषाध्यक्ष ने भी कहा है हमारे पास प्लान बी है, प्लान सी है, प्लान डी है और जेड तक हम जा सकते हैं। प्लान जेड भी नहीं है, तो प्लान बॉयकॉट नहीं है। चुनाव है, लोकतंत्र का ऑक्सीजन चुनाव से होता है, निष्पक्ष चुनाव से होता है। संस्थाओं को निष्पक्ष होना है, बिना डर के काम करना है। सिर्फ नोटिस हमें नहीं मिलना चाहिए। अरे अगर किसी ने मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन किया है उनको भी मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री को कभी नोटिस ही नहीं जाता, गृह मंत्री कुछ भी बोल लेते हैं, उनको तो कोई नोटिस नहीं जाता, सिर्फ हमारे नेताओं के पीछे पड़ जाते हैं। तो ये निष्पक्षता जो है ना, ये बहुत कमजोर हो गया है और सारे संस्थाओं को इन्होंने कठपुतलियां बना दी, सब कठपुतलियां। पर ऐसे हालात में हम चुनाव लड़ेंगे, हम पीछे हटेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, धमकी कितना भी दिया जाए। एक बात बता दूं, एक वास्तविकता ये है, मेरा अनुभव रहा है, जो डरे हुए हैं वो डराते हैं, जो डरे नहीं है ना वो डराते नहीं है, वो धमकी नहीं देते हैं। जो असुरक्षता, जो इनसिक्योरिटी होता है, असुरक्षता होता है, जो असुरक्षता के कैदी होते हैं वो ही धमकी देते हैं, और कोई धमकी नहीं देता। अगर आत्मविश्वास है तो धमकी कभी नहीं दिया जाता। आपको लग रहा है कि इनसिक्योर है गवर्नमेंट? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे झूठ के जगत गुरु जो बैठे हुए हैं असुरक्षता के बिल्कुल नमूने हैं, और सारा का सारा जो बोलते हैं, कभी सच भी, गलती से भी सच नहीं बोल पाते, और जो आरोप लगाते हैं, जो बदनाम करने में लगे रहते हैं, जनता को असली मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं, ये सब क्या है? ये सब असुरक्षता की राजनीति है ना। सर मेरे दो सवाल, पहला आपसे 2003-4 के में जो सोनिया गांधी की जो पॉलिसी थी टुवर्ड्स अलायंस, टुवर्ड्स एक उन्होंने एक गठबंधन की राजनीति, हमने बहुत उदारवादी दिल से इंडिया जनबंधन की बातचीत हमने शुरू की। हम सभी राज्यों में हम सफल रहे, सिर्फ पश्चिम बंगाल में हम सफल नहीं हो पाए। पर महाराष्ट्र देखिए, केरला देखिए, तमिलनाडु देखिए, झारखंड देखिए, बिहार देखिए, असम देखिए, सभी जगहों में, उत्तर प्रदेश देखिए, तो सब जगहों में सीट शेयरिंग फार्मूला हो पाया है। पश्चिम बंगाल में नहीं हो पाया, पर तृणमूल से, हालांकि वामपंथियों के साथ कुछ समझौता है, पर तृणमूल से तो हमारा समझौता नहीं हो पाया है। वो कुछ कारण थे, लोकल कारण थे, राष्ट्रीय कारण नहीं थे, वो लोकल कुछ पर्सनालिटी डिफरेंसेस हो गए। सर मेरा सवाल ये है कि जो जैसे सोनिया गांधी ने 2004 में चीज़ों को पिरोया था, एक यूपीए बना था, मेरे ख्याल कांग्रेस ने नहीं, यूपीए चुनाव के नतीजे के बाद बना, चुनाव के पहले यूपीए नहीं था। मैंने वही इलेक्शन के बाद की बात कर रहा हूँ आपसे, कि जब सोनिया गांधी ने यूपीए बनाया था, क्योंकि वही अध्यक्ष थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे,
तो कांग्रेस ने पहली बार जो है गठबंधन की राजनीति का ककेरा पड़ा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 2024 तक आते आते आप लोगों को उस ककेरे में कितनी हम और चीज़ देख पाएंगे? पोस्ट इलेक्शंस भी और प्री इलेक्शन जो आपने कर ली हैं चीज़ें, पोस्ट इलेक्शन भी, उसमें क्या फ़र्क होगा? और तब की और अब की रणनीति में आप लोगों को क्या बदलाव आपकी आ रहा है? क्योंकि मैंने आपको कहा नहीं, रणनीति तो समान है। हाँ। पर जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, हाँ, वो बदल गए हैं। और जो राजनीति और जो रणनीति अपनाई जा रही है प्रतिशोध की, उत्पीड़न की, वो 2004 में उतना नहीं हमें भुगतना पड़ रहा था। जो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री और गृहमंत्री प्रचार करते हैं, बदनाम करते हैं, जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाते हैं, ये पहले नहीं हुआ करता था। तो देखिए, 2004 में हाईवे, सारे नेशनल हाईवे में अटल जी की फ़ोटो थी। हमने इलेक्शन कमीशन हम गए और कहा ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। आज अब पेट्रोल पंप में जाइए, प्रधानमंत्री का फ़ोटो। आप कहीं बड़े बड़े जो महत्वपूर्ण स्थान है शहरों में जाइए, सेल्फी पॉइंट। ये लेवल प्लेइंग फील्ड होता है ना चुनाव में, सभी पार्टियों को समान मौका मिलना चाहिए। और संस्थाएं जो हैं, जिनको अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, उस अधिकार का वो इस्तेमाल करना चाहिए ना। सब लोग डरे बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, गृहमंत्री से फोन कब आएगा, हमारा क्या होगा। ये तो एक भय का वातावरण है। सबको धमकी दिया है, और जैसा कि मैंने कहा, सबको कठपुतली बना दिया है। और एक संस्था जो निष्पक्ष थी, उसके खिलाफ अभी कार्रवाई, धमकियां दी जा रही हैं, खत लिखे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री उसको ट्वीट करते हैं। क्या जनता इतनी मूर्ख है कि वो नहीं देख सकती, कि नहीं समझ सकती? तो ये सब प्रधानमंत्री का खेल है, सुप्रीम कोर्ट को डराने के लिए। वही सुप्रीम कोर्ट जिसने कहा इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला, जो घोटाला हुआ इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर, उनको पूरा खुलासा सुप्रीम कोर्ट से ही आया ना, सुप्रीम कोर्ट की वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने जब हस्तक्षेप किया, जब उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड संविधान के खिलाफ है, गैर संवैधानिक है, तभी तो सब जानकारी निकल कर आई कि 8,250 करोड़ का घोटाला, चंदा दो धंधा लो, हफ्ता वसूली, ठेका लो, चंदा दो, और शेल कंपनी, फर्जी कंपनी, जो खोखले कंपनी होती हैं, फर्जी कंपनी, ये 4 रास्ते जो अपनाए गए थे, ये सब तो खुलासा हुआ ना, हकीकत जनता के सामने आई। क्यों? सुप्रीम कोर्ट की वजह से। और उसी सुप्रीम कोर्ट को आप उनके खिलाफ खत लिखवा रहे हो और कह रहे हो कि 50 साल पहले क्या हुआ था। अरे 50 साल पहले क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है, उसकी बात तो कीजिए, उससे ध्यान क्यों हटा रहे हैं? सर, 2014 में तो माना आप लोगों की जवाबदेही थी, और 2000 सरकार को की बात पे जनता ने एक मुद्दा 2014 में, एयर इंडिया स्कैम, एयर इंडिया घोटाला, CAG का रिपोर्ट लेकर प्रधानमंत्री सब जगह जा रहे थे। कल क्या किया इन्होंने? वो एयर इंडिया, वो केस ही बंद कर दिया, CBI ने उसी केस को बंद कर दिया, 10 साल से जो चल रहा था। क्यों? क्योंकि तब के मंत्री बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी के वॉशिंग मशीन में अंदर चले गए। तो प्रधानमंत्री को मनमोहन सिंह जी से माफ़ी मांगनी चाहिए, प्रधानमंत्री को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो CAG, तब के CAG की रिपोर्ट के आधार पर आपने एक लंबा चार्जशीट तैयार किया था मनमोहन सिंह जी के खिलाफ। सारे के सारे वो जो उन्होंने घोटाले का लिस्ट बनाया था, सारे फर्जी थे। और बिल्कुल वो CAG की रिपोर्ट नहीं थे, वो कोई राजनीतिक रिपोर्ट था, कठपुतली का रिपोर्ट था। और कल साबित हो गया ना, कल CBI ने प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ केस बंद कर दिया। तो क्या है, अगर प्रफुल्ल पटेल गुनहगार थे तो आपने उनको बीजेपी में क्यों लिया? अगर प्रफुल्ल पटेल बेकसूर थे तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए मनमोहन सिंह जी से, प्रफुल्ल पटेल से। और प्रफुल्ल पटेल को खुद कहना चाहिए, 10 साल से मैं दागी था, आज आपने मुझे गले लगा लिया। आप जनता को बताओ, 10 साल के लिए क्यों मुझे आपने बदनाम किया? क्या प्रफुल्ल पटेल में हिम्मत होगी ये कहने के लिए? सर, 19 के अंदर भी आप लोगों ने राफेल का मुद्दा उठाया, और प्रचार था जो आपका प्रचार कैंपेन रहता था, उसमें केंद्र बिंदु प्रधानमंत्री रहते थे।
और प्रधानमंत्री के ऊपर ही अटैक होता था। नतीजे जो हैं वो बिल्कुल ठीक है, होता है, उतर चढ़ाव होता है। 24 में जब आप बात कर रहे हैं कि हम न्याय पत्र लाएंगे, हम सकारात्मक बात करेंगे, तो क्या उसको देखते हुए रणनीति बदली? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहला कैंपेन का पहला चरण यह है, मेरे विकास का 2 हिसाब, 10 साल अन्याय काल की हकीकत। और कुछ ही दिन बाद जो हमारा सकारात्मक एजेंडा है, 5 न्याय 25 गारंटी, मैं कह रहा हूँ ना, 3 तारीख से एक गारंटियां कार्ड 8 करोड़ परिवारों तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। हमारे घोषणा पत्र रिलीज होगा, तब देखेंगे आप क्या अगले 5 साल के लिए हमारा क्या एजेंडा है, हमारा क्या कार्यक्रम है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही मुद्दे को लिख, असली बात यह है, महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती हुई आर्थिक क्षमताएं, सामाजिक ध्रुवीकरण, संस्थाओं का दुरुपयोग, संविधान को कमजोर करना, धमकी देना कि संविधान का एक्सपायरी डेट हो गया, हमें नया संविधान चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर का ज़माना गया, अभी नरेंद्र मोदी का कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, ये सब क्या दिखाता है? तो आप किसी प्रधानमंत्री के ऊपर निजी बात ना करते, मुद्दों पे आप बात, हम मुद्दों पर बात करते हैं, पर हम प्रधानमंत्री की नीयत और नीति के बारे में भी बात कर रहे हैं। उनकी नीयत साफ नहीं है, पाखंडी है। तो प्रधानमंत्री तो इशू है ना, यही तो इशू है। प्रधानमंत्री की नीयत इशू है, प्रधानमंत्री की नीतियां मुद्दे हैं। तो पर हम कह रहे हैं कि देखिए, जनता के मुद्दे हम उठा रहे हैं, जनता की चिंता, मन की बात नहीं, जनता की चिंता के आधार पर ही हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सर, कुछ एक बातें ये भी हैं चुनाव को लेके, क्योंकि पैन इंडिया चुनाव होगा, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक चुनाव होगा। साउथ इंडिया में आप लोगों को कई स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। कर्नाटक में आपकी सरकार है, तेलंगाना में आपकी सरकार है, तमिलनाडु के अंदर आपके गठबंधन की सरकार है, केरल के अंदर लोकसभा के नंबर्स में आप लोग आगे हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया आते आते बात का दम टूट जाता है। तो जो चुनौतियां ज़्यादा हैं, तो इस बार आपको लगता है, क्योंकि आप 272 का आंकड़ा किनारे, तो नॉर्थ इंडिया में वो चीज़ें कोशिश लगातार यही होती है। बीच में ये भी हुई कि नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया चुपका। नहीं, बिल्कुल, ये हम सारे भारतवर्ष में हम चुनाव लड़ रहे हैं, सारे देश में चुनाव लड़ रहे हैं, और हमें खास तौर से उत्तर भारत में हमारा प्रदर्शन और बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो प्रदर्शन बेहतर नहीं होगा, हमें बहुमत नहीं मिलेगा। सिर्फ दक्षिण भारत के आधार पर हमें बहुमत नहीं मिलेगा। हमें सभी जगहों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, पूर्वी राज्यों में, दक्षिण के राज्यों में, मध्य भारत के राज्यों में, पश्चिम भारत के राज्यों में, उत्तर भारत के राज्यों में हमारा प्रदर्शन और भी बेहतर होना ज़रूरी है, और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारा संगठन को मजबूत हमने किया है। अब अगर आप देखें, ये 3 चुनाव जो हुए थे, वोट शेयर के आधार पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। हालांकि सीटों के आधार पर हमें बहुमत नहीं मिला होगा, पर वोटों के आधार पर हम इतने पीछे नहीं थे जितना कि सीटों के आधार पर दिखता है। तो हमें विश्वास है। पर मैं दक्षिण भारत ऐसा नहीं देखता हूँ, मैं भारत को एक भारत देखता हूँ। हम सभी जगहों में हमारा प्रदर्शन बेहतर होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ दक्षिण भारत में फोकस करें, ऐसा नहीं हो सकता। कैंपेन ये भी चला बीजेपी की तरफ से, कुछ दिन पहले वीडियो आया दूल्हा कौन, और ये सवाल, आप जब चुनाव होगा तो चुनाव में ये बात जरूर आएगी सामने कि इधर तो मोदी है चेहरा, यहाँ कौन चेहरा होगा। कांग्रेस से सवाल इसलिए होगा क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, सब लार्जेस्ट पार्टी जो है वो कांग्रेस ही है, और यहाँ इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा, उसको कैसे आप लोग काउंटर करेंगे, उस पर आपका क्या जवाब? हम दुल्हन को बेघर नहीं बनाते, दुल्हन को हम बेघर नहीं बनाते। जब हमारी शादी होती है, हम शादीशुदा रहते हैं, समझ गए? फेस को इस पूरे चुनाव को आप कैसे, इस पॉइंट को कैसे आप डील करेंगे कि लीडर कौन रहेगा, कौन लीड करेगा, क्या सब बराबर? हमारे देश में पार्टियों के बीच में मुकाबला होता है, मैं बार बार कहकर थक गया हूँ। हमारे देश में चुनाव व्यक्तिगत सुंदरता की प्रतियोगिता नहीं है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है। ये विचारधाराओं के बीच में मुकाबला होता है, पार्टियों के बीच में होता है। पार्टी प्रचार करती हैं, पोल सिंबल होता है, घोषणा पत्र होता है, व्यक्ति महत्व रखते हैं, ऐसा नहीं है। कैंडिडेट अंतिम रूप में आप कैंडिडेट के लिए वोट देते हैं, पर कई जगह ऐसे हैं कि आप पार्टी को वोट देते हैं, पार्टी सिंबल को वोट देते हैं, पार्टी के घोषणा पत्र, पार्टी के प्रचार, पार्टी के कार्यक्रमों पर
एजेंडा पर आप वोट करते हैं। तो ये सवाल पूछना क्या आपने सवाल पूछा बीजेपी से, राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ये सवाल हमारी जैसे लोकतंत्र में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नहीं मायने रखता। यहाँ पार्टियां मायने रखती हैं। हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, बीजेपी के विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं, बीजेपी के कार्यक्रमों, बीजेपी की नीयत के खिलाफ लड़ रहे हैं। पार्टी के बीच में होना चाहिए। हम पार्टी केंद्रित लोकतंत्र हैं, हम व्यक्ति केंद्रित लोकतंत्र नहीं हैं, और हमें व्यक्ति केंद्रित लोकतंत्र नहीं बनना चाहिए। हम पार्टी केंद्रित लोकतंत्र हैं। सर 10 साल आप मतलब, और आज पार्टी भी खतरे में है और लोकतंत्र भी खतरे में है। सर जब से देश में चुनाव शुरू हुए हैं तब से अब तक 10 साल लगातार कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रही है। ये अभी का सबसे लंबा समय रहा है। क्या कुछ आप लोगों ने इस दौरान सीखा है विपक्ष के तौर पे, और किस तरीके से अब आप जनता के सामने जा रहे हैं, तो क्या कुछ आपने सीखा? 10 साल के विपक्ष में कांग्रेस ने क्या सीखा? वो विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी रही, सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस है। अगर हम विपक्ष में नहीं होते इतने लंबे समय तक, भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकालते, भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं निकालते। ये जनता के संपर्क के लिए हमने निकाला था। तो यही तो बहुत बड़ी हमारे लिए बहुत बड़ा अनुभव था, क्योंकि हम शासन के पार्टी बन गए थे, हम एक इलेक्शन मशीन बन गए थे। जो आज बीजेपी बना है, जो हमें 50 साल लगा, वो बीजेपी में 5 साल में हो गए इलेक्शन मशीन, 5 या 6 साल में। तो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये घर घर गारंटी जैसे कार्यक्रम, यही विपक्ष के होने से ही हमने सीखा है। और थोड़ी आक्रामकता जो हमारी पार्टी में आई है, वो विपक्ष के होने से ही आई है। हम डरे नहीं हुए हैं। देखिए, जब शासन में आप लंबे समय तक रहते हैं ना, तो थोड़ा सुस्ती आ जाती है। अरे यार, चुनाव आएगा, हम जीतेंगे, शासन करेंगे। तो ये जो विचारधारा की मुकाबला है, जो राहुल जी बार बार कहते हैं, देखिए, हम सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, हमें विचारधारा की लड़ाई लड़नी है। ये कुछ 10-20 साल पहले हमें शुरुआत करनी चाहिए थी, 25 साल पहले। ये विचारधारा, हमने आरएसएस की विचारधारा को बहुत सा आगे होने दिया, उसको पहले ही जड़ से हमें लड़ना चाहिए था। 30-40 साल पहले से ये लड़ाई शुरू होनी चाहिए थी, पर शुरुआत हुई है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और भी यात्राएं होंगी। सत्ता में हैं, फिर भी हमें ऐसी यात्रा करनी चाहिए, सिर्फ विपक्ष में नहीं करनी चाहिए। तो आपको लग रहा है कि अब ये विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है, तो आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ भी आप लोगों की लड़ाई? बिल्कुल आरएसएस की विचारधारा। देखिए, आरएसएस है, बीजेपी है क्या? बीजेपी तो पॉलिटिकल पार्टी है ना। विचारधारा आरएसएस से ही तो आता है। आरएसएस की विचारधारा को लागू करने के लिए बीजेपी ही तो है। तो बीजेपी के साथ चुनावी मुकाबला, आरएसएस के साथ विचारधारा का मुकाबला, यही तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा का मकसद था। 200 दिन, 145 दिन लगे भारत जोड़ो यात्रा को, और 63 दिन लगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा को। तो कुल मिलाकर पिछले 2 साल में 200 दिन राहुल जी ने 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और 6200 किलोमीटर मणिपुर से लेकर मुंबई तक यात्राएं की। ये परिवर्तनकारी क्षण है। तो आपको लग रहा है इसके बाद से राहुल गांधी की राजनीति में और कांग्रेस की राजनीति में परिवर्तन आया है? बिल्कुल आया है, बिल्कुल आया है। विचारधारा के को लेकर बिल्कुल आया है। कुछ स्पष्टता आई है, आक्रामकता आई है, एकजुटता आई है। जिनको जाना है जाने दीजिए, जिनको वॉशिंग मशीन की ज़रूरत है वो जाएंगे, पर जो हर एक नेता जो जाता है, वो 100,000 कार्यकर्ताओं के लिए दरवाजे खुलते हैं, नए मौके पैदा होते हैं। तो मैं, अगर 5-6 लोग जाते हैं, ठीक है, हमारे दोस्त हैं, मायूसी होती है, वास्तविक है, पर मैं उतना घबराता नहीं हूँ, क्योंकि और लोग हैं, हजारों नौजवान हैं हमारे पार्टी संगठन में जो मौकों के लिए तरस रहे हैं। मौका नहीं मिल पाया है क्योंकि कुछ नेताओं ने मोनोपोली कर दी है। आपको लगता है सर कि ये एक